नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कॉलेज के ज़माने में हम बहुत फिल्में देखते थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, किशोर कुमार, अशोक कुमार, ये सब हमारे कॉलेज के ज़माने के उस समय के सुपरस्टार बोलो, बड़े बिग स्टार वगैरह थे। तो वैसे ही जैसे हीरो भी माने जाते थे, जाने माने होते थे, उसी तरह से उस वक्त कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्माता, दिग्दर्शक जो होते थे, निर्देशक, उनका भी नाम बड़ा होता था। उनके नाम पर फिल्में चलती थी। जैसे वी शांताराम है, राज कपूर है, महबूब खान थे, कमाल अमरोही वगैरह वगैरह। तो उनकी अपनी अपनी साइन होती थी। उनका जो शुरू में बैनर वगैरह दिखाई देता था, जैसे हमारे यहाँ प्रतिपक्ष आप देखते, उसी ढंग से उनका जो बैनर होता था वो भी मान्यवर होता था। तो मुझे महबूब खान, जिन्होंने मदर इंडिया वगैरह फिल्में निकाली, बहुत चली, तो उनका जो बैनर था वो आज भी याद है। और कुछ बैनर्स ऐसे होते कि उसमें कोई शेर व शायरी भी होती थी। तो महबूब खान की जो बैनर था, पहले शुरू में दिखाया जाता था। फिल्म शुरू हो गई तो पहले वो दिखाई देता था, तो महबूब खान प्रोडक्शंस वगैरह ऐसा। तो उसमें एक शेर सुनने को मिलता था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अचानक ये बात जो पुराने फिल्म की या बैनर की मुझे याद आ गई। इसका कारण ये है कि कल परसों मैंने जो आज के ज़माने में भारत की राजनीति में जिनको बड़ा माहिर माना जाता है, जिन्होंने 2014 के बाद जिनका नाम बड़ा हो गया, वो प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में मोदी को जिताने में बहुत सारी कोशिश की थी, रणनीति बनाई, क्या बोलते, ब्रांडिंग किया वगैरह वगैरह बोलते, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह। तो उसके बाद वो मोदी से या बीजेपी से हट गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें तमिलनाडु के डीएमके के चीफ मिनिस्टर जो है स्टालिन है, बंगाल की ममता बनर्जी है, आंध्र के वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी है, ऐसे बहुत सारे। अमरिंदर सिंह 2017 में उनको जिता कर दिखाया था। तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे प्रचार करना वगैरह वगैरह, ऐसा माना जाता है उनको माहिर। इसलिए आजकल जितना ये जो वोटर सर्वे होता है उसको जितना कोई अहमियत नहीं देता, उससे ज़्यादा प्रशांत किशोर के जो पॉलिटिकल रीडिंग्स होते हैं उसको अहमियत दी जाती है। और बीच में आपको याद होगा तो मोदी जी या बीजेपी को छोड़ने के बाद 2014 का चुनाव हुआ, उसके बाद उन्होंने केजरीवाल को मदद की थी। और एक साल बाद 2015 में, यानी जब पूरा देश डूब रहा था, मोदी की लहर जो थी और मोदी की जीत हुई थी, उसमें देश के सारे विरोधी दल डरे सहमे थे, डूब रहे थे। उस वक्त यानी एक साल बाद जो दिल्ली में चुनाव हुआ, जहाँ 7 की 7 जगह बीजेपी ने जीत ली थी लोकसभा की, वही एक साल बाद जब फिर से चुनाव हो गया तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हुआ और केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बड़ी, यानी सब की सब विधानसभा जीत ली। 70 में से 67 सीटें केजरीवाल ने जीत ली। तो उसके पीछे भी प्रशांत किशोर का हाथ था, ऐसा बोला गया। उन्होंने उनको मदद की थी। उसी के बाद मेरा ख्याल है एक साल बाद, यानी 2016 में, जब 2015 में, जब 16 में शायद, मुझे अभी पक्का याद नहीं, लेकिन बिहार का चुनाव हुआ, तब नीतीश कुमार भी बीजेपी से हट गए थे। बुरी मुंह की खानी पड़ी थी उनको बिहार के लोकसभा में 2014 में। पासवान और कोई और छोटे मोटे दल मिलाकर बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत
लोकसभा 2014 में हासिल की कि एक जगह लालू प्रसाद की पार्टी और दूसरी जगह नीतीश की पार्टी धाराशायी हो गए थे। वही उन्हीं को लालू और नीतीश दोनों को इकट्ठा लाकर विधानसभा का चुनाव जब 2015 में हो गया या 16 में हो गया, उसमें बड़ी ताकत लगाकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को फिर से दिल्ली के बाद बिहार में हरा कर दिखाया था। तो उसकी सब राजनीति प्रशांत किशोर की थी और इतनी बातें होती थी। मैंने उस वक्त आर्टिकल भी लिखे थे कि सिर्फ प्रशांत किशोर नीतीश के साथ आ गया इसलिए नीतीश कुमार नहीं जीत सकते या बीजेपी नहीं हार सकती। एक बात ज़रूरी है कि जो प्रशांत किशोर कहेंगे उनके इशारे पर नीतीश कुमार को चलना पड़ेगा, क्योंकि 2014 में मोदी या बीजेपी हो या बाद में 2015 में दिल्ली हो केजरीवाल हो, वो अगर जीत गए तो उसका कारण एक है कि जो रणनीति प्रशांत किशोर बनाते हैं उस पर चलना भी पड़ता है। उसमें ईगो काम नहीं आता कि तुम कौन होते हो, हम तो सालों से राजनीति में है, तुम आजकल कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेकर आए हो इसलिए हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी। प्रशांत किशोर की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन वही प्रशांत किशोर को जिसने एक चुनाव की नई रणनीति या नया टेक्निक जिन्होंने लाया, उनको भी असफल बनाने का पराक्रम विक्रम अगर किसी ने किया तो वो राहुल गांधी ने किया। क्यों 2017 में जब सबसे पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह ने उनको बुक किया कांग्रेस को मदद करो, तो प्रशांत किशोर तो प्रोफेशनल थे, उनको कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। वो प्रशांत किशोर अमरिंदर साथ के चले गए, अमरिंदर को साथ देने चले गए। तो उसी कारण राहुल गांधी भी उनके पीछे चले गए और बोले नहीं, यूपी में भी 2017 यानी पंजाब और यूपी का चुनाव साथ में होने वाला है, तो तुम हमें यूपी में भी मदद करो। और 3 या 4 महीने पहले से प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिलकर यूपी का जो रणनीति थी वो बना रहे थे, प्लान बना रहे थे। जैसे मोदी के लिए उन्होंने चाय पे चर्चा शुरू की, यूपी में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के लिए खाट पे चर्चा शुरू कर दी। लेकिन राहुल गांधी ये ऐसी चीज़ है, राहुल गांधी ऐसी चीज़ है कि जो जीत की मुंह से भी हार खींच कर ला सकता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर का अगर ये अच्छा तजुर्बा है या जो कुछ सक्सेस है उस पर अगर धब्बा लगाया तो राहुल ने लगाया। और यूपी में बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर की मदद ली और उसके बाद प्रशांत किशोर की सलाह पर ही समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया। और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, सबकी सब धुलाई हो गई और 405 में से 325 सीटें बीजेपी जीत गई। यानी कि प्रशांत किशोर को गलत साबित किया किसने? मोदी ने? बिल्कुल नहीं। मोदी की लोकप्रियता या मोदी की पॉपुलैरिटी ने प्रशांत किशोर को गलत नहीं ठहराया, ना हराया तो राहुल गांधी ने हराया। लेकिन उससे एक बात सामने आ गई कि प्रशांत किशोर कोई जादू नहीं लेकर आते। प्रशांत किशोर जिसको मदद करते हैं वो पहले देख लेते हैं कि क्या ये पार्टी, ये लीडर अगला चुनाव जीत सकता भी है या नहीं, ये पहले देखा जाता है। प्रशांत किशोर जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं रणनीति बनाने का, तो उसके पहले देखते हैं कि इसके चांसेस क्या है। वो अपनी तरीके से अभ्यास कर लेते। तो इसलिए जब नीतीश कुमार को लालू के पास भेजकर उन्होंने जो गठबंधन बिहार में बनाया था, कांग्रेस, लालू और नीतीश, वो जीतने का अभ्यास उन्होंने पहले किया था। और उसका कारण था कि लोकसभा के बाद जब बिहार में उपचुनाव हुए थे, 9 जगह के विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, ये 9 या कुछ 8 सीटें थी जो विधानसभा के एमएलए थे। 2014 में
वो बीजेपी की तरफ से लोकसभा पर चुनकर गए, इसलिए वो 8 या 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे। और उस वक्त लालू और नीतीश ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन सीट एडजस्टमेंट कर दी कि भाई ये 4 सीटें तुम लड़ो, ये 5 सीटें हम लड़ते हैं। और उस 9 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी को हारनी पड़ी। तो लालू और नीतीश हाथ मिलाते हैं तो चमत्कार हो सकता है। ये अभ्यास प्रशांत किशोर ने किया था, इसलिए वो नीतीश के साथ चले गए और नीतीश को उन्होंने बताया कि देखो इस ढंग से लालू से हाथ मिलाना पड़ेगा, ओपनली हाथ मिलाना पड़ेगा, जगह का बंटवारा करना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो पुरानी दुश्मनी भूलकर नई दुश्मनी निभाने के लिए, यानी मोदी और बीजेपी से दुश्मनी निभाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू से भी हाथ मिलाया। ये सब जो पुराना इतिहास है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर अगला चुनाव कौन जीत सकता है इसका पहले अभ्यास करते, उसके बाद ही उस पर काम करना शुरू देते या उस पर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते। अब देखिए, कुछ महीने पहले, मेरा ख्याल है 1 साल भर पहले, ये कुछ कोशिश कर रहे थे, शरद पवार से मिले, फिर किसी दिल्ली में और किसी लोगों से, अपोजिशन के लोगों से मिले कि भाई 2.5 साल 2-3 साल बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें अगर बीजेपी को हराना है तो पूरे के पूरे अपोजिशन को इकट्ठा आना पड़ेगा। और उस वक्त तो ममता के साथ काम कर चुके थे, स्टालिन के साथ तमिलनाडु में काम कर चुके थे, वाईएसआर कांग्रेस के साथ काम कर चुके थे। तो बहुत सारे अपोजिशन लीडर को इन्होंने सक्सेस दिया है, तो उनको साथ लेकर कुछ कर सकते हैं, ऐसी आशा थी प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर एक भूल गए थे कि अपनी अपनी राज्य में जो नेता स्ट्रांग है वो ऑल इंडिया लेवल पर आ जाता है तो वो छोटी भूमिका लेना नहीं चाहता। उसका ईगो जो है, अहंकार जो है, वो मोल्ड नहीं कर पाते प्रशांत किशोर, और यही उनका प्रॉब्लम था। और उन्होंने साफ साफ 1 साल पहले बता दिया कि भाई 2024 में कुछ होने की संभावना नहीं है, मोदी जी आराम से जीतेंगे, कोई आसार ही नहीं है उनको हराने के, क्योंकि मोदी के सामने कोई एक चेहरा पेश करना पड़ेगा और बीजेपी के सामने एक बड़ा तगड़ा, बहुत सारे स्टेट में जीत सकता है ऐसा एक गठबंधन खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए 1 साल से ज़्यादा प्रशांत किशोर प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इनके अहंकार, क्योंकि मोदी जी को हराना, ये सब छोटी छोटी स्टेट के छोटे छोटे पार्टियों का एजेंडा ज़रूर है, लेकिन मोदी जी को हराने के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसका एजेंडा हर एक का अलग है। तो बात यह है कि मोदी जी को हराना, बीजेपी को हराना, ये एक एजेंडा हो सकता है, सबका कॉमन एजेंडा हो सकता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन अगर हराएंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका कॉमन एजेंडा नहीं हो रहा है। और इसलिए बीजेपी को या मोदी को लोकसभा की चुनाव में अगर हराना है तो उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2 हिस्सों में बांटा जाता है, और 2 हिस्सों में एक हिस्सा है बीजेपी को हराना है, लेकिन दूसरा हिस्सा उससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बीजेपी को हराने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश बनेंगे, ममता बनेगी, शरद पवार बनेंगे या और कोई बनेगा, नीतीश बनेंगे या मायावती बनेगी, किसको ना किसको, क्योंकि चीफ मिनिस्टर 10 नहीं हो सकते, मिनिस्टर 40-50 हो सकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है, वो एक ही चुनना पड़ता है। और अगर एक को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो बाकी जो भी कोई है उनको सबऑर्डिनेट होना पड़ता है, दुय्यम भूमिका, छोटी भूमिका लेना पड़ता है, और उसमें कोई भी राजी नहीं है। इसलिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है मोदी को या बीजेपी को हराने का, इसमें एक बात ज़रूरी है कि छोटी भूमिका कौन निभाएगा। जब बाकी सारे छोटी भूमिका निभाने के लिए राजी हो जाते हैं
तब कोई एक बचेगा और सब मंजूर करेंगे कि भाई हाँ ये लीडर है, ये प्रधानमंत्री बनेगा, तब जाके एजेंडा पूरा हो जाता है। नहीं तो एजेंडा यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये आधा अधूरा है, और आधा अधूरा जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए एजेंडा पूरा नहीं होता तो लड़ाई लड़ नहीं सकते, लड़ाई जीत नहीं सकते। और इसी नतीजे पर शायद प्रशांत किशोर अभी आए हैं और मैंने एक उनका वीडियो देखा, कहीं भाषण कर रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने बड़ी एक क्या बोलते मजाक जैसी बात बोल दी, जो अपोजिशन का गठबंधन बनाने की कोशिश नीतीश कुमार वगैरह कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में आकर शरद पवार से मिले या और किसी से मिले, फिर ममता से मिलेंगे या चंद्रशेखर राव से मिलेंगे, ये जो बातें चल रही है, इस पर प्रशांत किशोर की जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत वजनदार भी है। वो अगर आप समझ सकते हैं तो आपको 2024 में क्या हो सकता है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा। प्रशांत किशोर ने, मैं मानता हूँ कि 2 सेंटेंस में, 2 वाक्यों में 2024 के बारे में भविष्य किया है। वो बोले 4 चीफ मिनिस्टर इकट्ठा मिलने से कुछ नहीं हो सकता। 4 चीफ मिनिस्टर इकट्ठा मिलेंगे, ममता मिलेंगी, नीतीश मिलेंगे, उनको आकर चंद्रशेखर राव मिलेंगे, शायद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिलेंगे, या और कोई स्टालिन भी आकर उनसे हाथ मिलाएंगे, ये सब हो सकता है। लेकिन उससे लड़ाई लड़ने के लिए एक सेना नहीं तैयार हो सकती, और इसलिए 4 चीफ मिनिस्टर इकट्ठा होने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो उनका सेंटेंस है प्रशांत किशोर का, जो आज के तारीख में देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल या चुनावी राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, उनका जो एक सेंटेंस है 4 चीफ मिनिस्टर मिलने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए मुझे वो महमूद खान के बैनर का शेर याद आ गया, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। यानी 4 चीफ मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर छोटी छोटी पार्टियों के, छोटे मोटे राज्यों के इकट्ठा आकर कुछ भी चाहे तो क्या होता है। 4 चीफ मिनिस्टर इकट्ठा आके कुछ भी चाहे तो क्या होता है, तो क्या होगा? तो उसका भी जवाब उस शेर में या बैनर लाइन की जो घोषणा थी उसमें आता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो खुदा को, ईश्वर को मंजूर है। और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, गणतंत्र में और चुनाव में सबसे बड़ा अगर भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कोई होगा तो वो मतदाता होता है। इसलिए प्रशांत किशोर एक तरीके से बोल रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर या बड़े बड़े नेता कितने भी इकट्ठा मिले, वो कुछ भी चाहे तो कुछ भी होगा नहीं। उनके मिलने से क्या होगा, उनके चाहने से क्या होगा, वही होगा जो मंजूर मतदाता होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।